एक वक्त था जब मैं अपने लुक्स से बेहद नाखुश थी। अपने स्कूल के दिनों में मैं बहुत ही अकेली रहा करती थी। किसी ने भी कभी मेरे साथ दोस्ती करने की कोशिश नहीं की। मुझे याद है वो दिन जब मेरे ऑफिस के एक लड़के ने मुझे मोटी कहा था। मैं उस लड़के को पसंद करती थी। मैं तब इतनी ज्यादा निराश हुई थी कि काम के बाद मैं सीधा ड्रिंक करने चली गई। कुछ शॉट्स लेने और वहां के वॉशरूम में करीब 1 घंटे तक रोने के बाद मैंने घर आने का फैसला किया। रास्ते में मैंने एक दुकान से कुछ च्युइंगम खरीदने के बारे में सोचा। वहां से मैंने कुछ लॉटरी के टिकट्स भी खरीदे, ऐसे ही अपना लक आजमाने के लिए। अगले कुछ दिनों तक मैंने जीत हासिल किए गए नंबरों को गूगल पर चेक किया और हैरानगी की बात यह थी कि मेरे सभी नंबर लग गए। खुशी से घबराकर और यहाँ तक कि बेहोश होते होते बचते हुए मैंने ये फैसला किया कि मैं ये सारे पैसे उस बॉडी को पाने में लगा दूंगी जो मैं हमेशा से चाहती थी, और मैं भी उन लड़कियों की तरह दिखने लगूंगी जिन्हें लड़के पसंद करते हैं। मैंने अपने पैसे लिए और मैं सीधा LA के लिए निकल गई। बहुत खोज करने के बाद मुझे इस प्लास्टिक सर्जन का पता चला जो ऐसी सर्जरी कर सकता था जिससे मेरी जिंदगी बदल सकती थी। उसके PA ने मुझे उसकी अपॉइंटमेंट दे दी और मैं अगली ही सुबह उसे उसके ऑफिस में मिलने चली गई। अपने सारे पैसे और उससे भी ज्यादा उम्मीदें लिए मैं वहां पहुंची। वहां की रिसेप्शनिस्ट ने वेटिंग एरिया की तरफ इशारा किया और मुझे वहां इंतजार करने के लिए कहा। वहां पर बहुत सारे सोफे और कुर्सियां रखी हुई थी जहां पेशेंट्स आकर बैठते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हैं। मेरे अलावा वहां एक और लड़का बैठा था। उसने काले रंग की हुडी पहनी हुई थी और अपना मुंह नीचे किए हुआ था। मैं उसके सामने जाकर बैठ गई। वो लड़का लगातार अपने पैर से आवाजें कर रहा था जिससे पता चल रहा था कि वो डॉक्टर से मिलने के लिए कितना बेचैन है। मैं उसका चेहरा देखने के लिए थोड़ी उत्सुक थी, इसलिए मैंने बहाने से अपना फोन नीचे गिराया ताकि मैं उसके चेहरे की तरफ झांक सकूं। जैसे ही मेरा फोन जमीन पर गिरा, उस लड़के ने अपना पैर रोक दिया और अपना चेहरा उठाया। मैं मजाक नहीं कर रही थी, उसका चेहरा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसके होंठ किसी बतख से भी ज्यादा बड़े थे। प्लास्टिक सर्जरी की दुनिया में आप किसी भी फिलर्स का नाम ले लो, वो उस लड़के ने करवाया हुआ था। उसके गाल पहाड़ की चोटी जैसे ऊंचे थे और उसके आईब्रोज ऐसा लग रहा था जैसे कोई कैटरपिलर बैठा हो। मुझे उसे बिना आंख झपकाए घूरते हुए देखकर वो लड़का थोड़ा सा मुस्कुराया और उसने कहा, तुम्हें मैं काफी पसंद आया ना? नहीं, मेरा मतलब हाँ, माफ करना, मैं इस तरह तुम्हें घूर रही थी। क्या तुम यहाँ पहली बार आई हो? हाँ, मैं हाल ही में LA आई हूँ। ऐसी बॉडी पाने जो तुम हमेशा से चाहती थी? हाँ, अगर ऐसा हो सकता है तो। ये LA है डार्लिंग, यहाँ सब कुछ मुमकिन है। पहले मैं बहुत ही बदसूरत दिखता था, लेकिन अब मुझे देखो, मुझे देखकर लोगों को लगता है कि मैं किम कार्दाशियन जैसा लगता हूँ। उसकी ये बात सुनकर मुझे हिचकी आ गई। ये लड़का कितने बड़े भ्रम में है। उसे कोई अंदाजा ही नहीं था कि वो कितना डरावना दिखता था, और किम कार्दाशियन के तो बाल के बराबर भी नहीं था। लेकिन फिर भी मैं उसे अच्छा महसूस करवाने के लिए मुस्कुराती रही। हम दोनों बात ही कर रहे थे कि वहां की PA आ गई और उसने बताया कि डॉक्टर ने आज की अपनी सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दी हैं क्योंकि उन्हें एक जरूरी सर्जरी के लिए जाना पड़ा। उसने हमें कल वापस आने को कहा है। क्या हो रहा है? आज कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। तुमने मेरी सारी दोपहर खराब कर दी है। ऐसा कहते हुए वो वहां से उठा और मैं भी उठ गई। हम दोनों उस ऑफिस से बाहर आ गए और उस लड़के ने मुझे अपने घर ड्रिंक पर आने के लिए इनवाइट किया। क्योंकि मैं इस शहर में किसी को भी नहीं जानती थी और मैं किसी ऐसे शख्स से बात भी करना चाहती थी जो पहले प्लास्टिक सर्जरी करवा चुका हो, इसलिए मैंने हाँ कह दी। उसने बताया कि उसका नाम जो है और वो पास ही में रहता है। हम कैब में बैठे और वो मुझे एक खूबसूरत अपार्टमेंट में ले गया जो काफी शानदार लग रहा था। वाह, तुम्हारा घर तो काफी अच्छी जगह पर है। थैंक्स बेब। एक बार मैं बड़ा घर खरीद लूं, फिर मैं भी वैसा ही डेकोर रखूंगा जैसे किम कार्दाशियन के घर का है। तुम्हें किम बहुत पसंद है ना? पसंद? मैं पागल हूं उसके लिए। मैं बिल्कुल उसी के जैसे दिखना चाहता हूं। बस थोड़ी और सर्जरीज और मैं बनूंगा किम 2.0। उसने मेरे हाथ में एक ड्रिंक दी और रहस्यमयी आवाज में कहा, क्या तुम कुछ देखना चाहती हो? हाँ, क्यों नहीं। उसने मेरा हाथ पकड़ा और वो मुझे अपने बेडरूम में ले गया। उसके बेडरूम में एक बहुत ही बड़ी अलमारी थी। वो उस अलमारी के पास गया और उसने उसे खोला। जो मैंने देखा उससे मुझे जोर से डर लगने लगा। कपड़ों की बजाय उसकी अलमारी किम कार्दाशियन की फोटो से भरी हुई थी। उस अलमारी के बीच में एक चौकोर टेबल था जिस पर मोमबत्तियां, इंसान की खोपड़ी और बहुत सी अजीब अजीब चीजें रखी हुई थी जो कोई भी कभी अपने सपने में भी नहीं सोच सकता कि किसी की अलमारी में मिल सकती है। क्या क्या है ये सब?
मेरी गुफा। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ। क्या तुम जानती हो कि ये क्या है? उसने एक छोटा सा पाउच वहां से उठाया और उसके अंदर जो भी था उसे अपने हाथ में रख लिया। उसके अंदर से काले बालों का एक गुच्छा निकला। ये क्या है? ये किम के बाल हैं। एक रात मैं उसके घर के पीछे वाले हिस्से में घुस गया और मैंने उसके कूड़े का बैग चुरा लिया। तुमने क्या किया? हाँ, उसने जरूर एक रात पहले ही अपने खूबसूरत बालों को बनाया होगा। ऐसे कहते हुए उसने उन बालों के गुच्छे को कुछ इस तरह सूंघा जैसे वो कोई गुलाब का गुलदस्ता हो। उसे देखकर मेरा उल्टी जैसा मन हो रहा था, लेकिन मैंने खुद को किस तरह संभाला। फिर उसने उन बालों को वापस से उसकी पन्नी में रख दिया और अब एक छोटा लकड़ी का डब्बा टेबल से हाथ में उठा लिया। जैसे ही उसने उसे खोला, मुझे दूसरा झटका लगा। उस डब्बे में कटे हुए नाखून रखे हुए थे। मुझे इस बात का अनुमान नहीं लगाना पड़ा कि वो किसके होंगे। ये लड़का बेहद पागल था। वो ना सिर्फ किम की तरह दिखना चाहता था, बल्कि वो किम के ही तरह बनना चाहता था। क्यों? तुमने ये सब क्यों करा है? और ये इंसान की खोपड़ी यहाँ क्यों है? मैं कुछ तंत्र कर रहा हूँ। मैं अंधेरे के देवता से प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो मुझे किम की तरह बना दे। इसलिए मुझे उन चीजों की जरूरत है जो उसके शरीर का हिस्सा हो, लेकिन ऐसा लगता है कि ये सब काफी नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि इन सब चीजों से कुछ होता है? हाँ बिल्कुल। अंधेरे के देवता तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं अगर तुम उनके आगे बलि चढ़ाओ। जैसे उसने ये कहा, मैंने उसके चेहरे के भाव बदलते हुए देखे। उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो शैतानों की तरह मुस्कुराने लगा। किस तरह की बलि? ये तुम क्या कह रहे हो? इंसान के शरीर की बलि, ताकि अंधेरे के देवता खुश हो सकें। पागल लड़की, क्या तुम अब तक नहीं समझी? हाँ, क्या नहीं समझी? तुम ही हो वो बलि, मेरी जान। मैं तुम्हारे जैसे शिकार का महीनों से इंतजार कर रहा था। कोई ऐसा जो यहाँ का ना हो, और अगर वो लापता हो भी जाए तो यहाँ उसे ढूंढने वाला कोई ना हो। ऐसा कहते ही उसने अचानक अपनी एक जेब से चाकू निकाला, जिसके बारे में मुझे कोई अंदाजा नहीं था, और उससे मुझे मारने के लिए आगे आया। नहीं! मैं अचानक हुए इस हमले के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने पीछे होने की कोशिश की। जबकि मैं कुछ इंच से बच गई थी, लेकिन फिर भी उसने मेरे गाल पर निशान छोड़ दिया था। तुम बचकर भाग नहीं सकती। मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। एक बलि, सिर्फ एक, और मैं दुनिया का अगला किम कार्दाशियन बन जाऊंगा। दुनिया मेरे पीछे पागल होगी। वो चाकू लेकर मेरे पीछे भागने लगा। मैं दरवाजे के पास थी, लेकिन फिर मुझे याद आया कि उसने दरवाजे पर ताला लगा दिया था और मेरे पास इतना वक्त नहीं बचेगा कि मैं पैदल गुड़िया से बचकर दरवाजा खोल पाऊं। वहीं आसपास में एक छोटा कॉफी टेबल पड़ा हुआ था और शुक्र है मेरा वजन का मैं उस टेबल को उठाने में सफल हुई और मैंने उसे उस लड़के के सर पर फेंक दिया। उस टेबल का कांच उसके सर पर जाकर टूटा और कांच के टुकड़े उसके चेहरे और टकले पर जा लगे। उसके बदक जैसे होंठ फट गए और वो चिल्लाया, तुमने मेरे होंठ खराब कर दिए। मैंने अपने परिवार की पूरी पूंजी इसमें लगा दी थी, बेवकूफ लड़की। वो जमीन पर गिर गया और खून से लथपथ अपने चेहरे को लेकर बैठ गया। इसी मौके का फायदा उठाकर मैंने दरवाजा खोला और उस जगह से बाहर निकल गई। एक आखिरी बार मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो अभी भी जमीन पर बैठा हुआ था और मुझे बदले भरी नजरों से देखकर किसी 6 साल के बच्चे की तरह रो रहा था। मैं गुस्से और डर में चिल्लाई, तुम किम कार्दाशियन की तरह दिखने वाले दुनिया के सबसे घटिया इंसान हो और मैं तुम्हारे अंधेरे के देवता से प्रार्थना करूंगी कि तुम नरक में जलो। मैं उसके घर से बहुत दूर भाग गई। मैं उस जगह एक दिन भी और नहीं रुकी और ना ही कभी किसी और प्लास्टिक सर्जन के पास गई। मैंने अपने शहर में वापस आकर अपनी खुद की एक बेकरी खोली और मैंने जिम ज्वाइन कर लिया ताकि मैं एक स्वस्थ जीवन जी सकूं। मैंने अपनी लुक्स में बस एक ही बदलाव किया। अब मैं पहले से ज्यादा पतली हो गई थी। मुझे अपनी लुक्स से अब कोई शिकायत नहीं थी और जब भी मैं किसी को एक सेलिब्रिटी या स्टार के लिए पागल होता देखती हूँ तो मैं उस इंसान से दूर ही रहती हूँ। हे गाइस, मेरा नाम एलन है और बहुत से लोगों को ये जानकर मुझसे नफरत होगी कि मैं एक पेपराजी हूँ। जानता हूँ दुनिया की नजरों में हमारी ज्यादा इज्जत नहीं है। हम पेपराजी लोग बहुत ही दखलंदाजी करने वाले होते हैं, इसलिए लोग हमें पसंद नहीं करते। लेकिन एक बुरी नौकरी होने के बावजूद किसी ना किसी को तो ये काम करना ही पड़ेगा और जितना मुझे ये कहने में दुख हो रहा है उससे कई ज्यादा मुझे ये काम करना पसंद है। ना सिर्फ मैं खुद को एक अच्छा पेपराजी मानता हूं, बल्कि मैं ये बता सकता हूं कि अपने दिनों में मैं सबसे बढ़िया था। कोई भी सेलिब्रिटी मेरे कैमरा से बच नहीं पाया था। सिर्फ एक अच्छी फोटो लेने के लिए मैं ऐसी ऐसी खुफिया जगहों पर घुस जाता था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं पाता था।
और इसी वजह से आसपास के लोग मुझे नापसंद भी करते थे। मैं किसी एक मीडिया के लिए काम नहीं करता था। मैं जगह जगह अपनी फोटोज दिखाता और जहां से सबसे अच्छे पैसे मिलते उन्हें बेच देता था। हालांकि मैं अच्छे खासे पैसे कमा लेता था, लेकिन फिर भी मैं ये काम सिर्फ पैसों के लिए नहीं बल्कि जिंदगी में रोमांच बनाए रखने के लिए करता था। इसलिए यही ख्याल अपने दिमाग में लिए मैंने तालाब की सबसे बड़ी मछली का पीछा करने का फैसला किया, किम कार्दाशियन। एक सार्वजनिक हस्ती होने के बावजूद मीडिया के हम सभी लोग जानते हैं कि वो बहुत ही रहस्यमयी है। एक वक्त था जब सभी पेपराजी को पता होता था कि वो कहां है, किसके साथ है और क्या कर रही है, लेकिन फिर वो अचानक ही गायब हो गई। और तो और सभी को उसके कपड़ों की पसंद में भी कुछ राज लगने लगा। किसी न किसी वजह से वो काले रंग के कपड़े या फिर काला आवरण पहनने लगी। मैंने इसके बारे में इंटरनेट पर बहुत खोज की और मुझे कई तरह की थ्योरीज भी मिली, लेकिन रेडिट पर कुछ तस्वीरों ने मेरा ध्यान आकर्षित कर लिया। सेलिब्रिटी इसलिए काला पहनना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो अपनी आत्मा शैतान को बेच देते हैं और भी बहुत सी अजीब चीजें करते हैं। ऐसा कुछ जो सुनने में बकवास लगता है, लेकिन अगर वाकई सच हो तो यह खबर सुर्खियों में आ सकती है। बहुत बढ़िया बच्चे, ये तस्वीरें कमाल की है, शाबाश। जाहिर है आपके साथ काम करके हमेशा मजा आता है। खैर, क्या आपको मेरा ईमेल मिला जो मैंने भेजा था किम के बारे में? क्या तुम उसके बारे में सीरियस थे? मैं जानता हूं कि ये जानने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन सेलिब्रिटीज बहुत ही खुफिया होते हैं। सोचो अगर ये सब सच हुआ तो। बच्चे, मैं इस इंडस्ट्री में तुमसे कई ज्यादा समय पहले से हूं। इन सब में मत पड़ो, तुम्हें कभी वो तस्वीरें नहीं मिलेंगी क्योंकि ये सब एक धोखा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ बिल्कुल, ये रॉबर्ट था, एक मशहूर मैगजीन का एडिटर। आपको लग रहा होगा कि उनके मना करने की वजह से मैं निराश हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं था। उस वक्त मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि मुझे किसी भी तरह वो तस्वीरें लेनी है। मैंने अपना सारा वक्त सिर्फ किम का पीछा करने में लगा दिया। दिन रात मैं यही देखता रहता कि किम कहाँ जा रही है, क्या कर रही है और कैसे कर रही है। मुझे लगा था कि इस काम को पूरा करने में मुझे महीनों लग जाएंगे, लेकिन हैरानगी की बात तो यह है कि मुझे पहले ही हफ्ते में अजीब चीजें दिखनी शुरू हो गई। उस दिन उसका कोई इवेंट नहीं था, लेकिन वो काले कपड़े और आवरण पहनकर एक गाड़ी में बैठी। किसी को भी उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन मैं जानता था कि ये वही है। जैसे जैसे घंटों बीतते गए, सब कुछ और भी ज्यादा अजीब होता गया। मैंने उसकी गाड़ी का पीछा किया और एक लंबे समय तक चलने के बाद हम एक ऐसी सड़क तक आ गए जो जंगल की तरफ जाती थी। उसकी गाड़ी एक खुले लेकिन खाली और सुनसान मैदान में आकर रुक गई। अगर मैं उसकी गाड़ी के आसपास भी अपनी गाड़ी लगाता तो उसे पता चल जाता कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। इसलिए मैंने अपनी गाड़ी घुमाई और एक सुरक्षित जगह पर जाकर खड़ी कर दी, जहां मुझे कोई नहीं देख सकता था। बाहर निकलो किम, कहाँ हो तुम? कोई भी गाड़ी से नहीं निकल रहा था। सेकंड्स हुए, मिनट बीते, यहाँ तक कि घंटों बीत गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर एक पॉइंट के बाद काफी कुछ हुआ। अचानक बहुत सी गाड़ियां आई और काला चोगा पहने बहुत से लोगों ने एक जगह पर घेरा बनाकर खड़े हो गए। मैं गाड़ी से उतरा और मैंने दरवाजा बंद कर दिया और थोड़ी आगे चला गया ताकि मैं अच्छी तस्वीरें ले सकूं। उन आदमियों ने मैदान के बीचों बीच लकड़ियां लगाकर आग जलाई और उस जगह पर घेरा बनाकर खड़े हो गए। फिर किम की गाड़ी खुली और वो अपने हाथ में कुछ लेकर उससे उतरी। उसके हाथ में जो भी था उसे देखने के लिए मैंने कैमरे को जूम किया और उसे देखकर एक बार के लिए मैं थोड़ा डर सा गया। उसके हाथ में मरा हुआ मुर्गा था जिसे उसने कैंप फायर के बीचों बीच फेंक दिया और सभी लोग उसके आसपास नाचने लगे। मैं बिना आवरण के उसकी तस्वीरें लेने में सफल तो नहीं हो पाया, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसी तस्वीरें थी जो किसी भी पेपराजी ने अपनी जिंदगी में लेने की जरूरत नहीं की होगी, और वही मेरे लिए काफी था। मैं उस जगह से जल्द निकलने के लिए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही मैं उसके अंदर बैठने वाला था, एक चीज ने मेरा ध्यान आकर्षित कर लिया। मुझे कुछ तो सही नहीं लग रहा। वो दरवाजा, गाड़ी का दरवाजा पूरा बंद नहीं था, वो थोड़ा सा खुला हुआ था। लेकिन ये नामुमकिन है। मैं बहुत ही सचेत रहने वाला लड़का हूँ। मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता हूँ कि जब भी मैं गाड़ी से उतरूं तो उसका दरवाजा बंद कर दूं। और मुझे ये भी याद है कि जब मैं उतरा था तो मैंने उसे बंद किया था, तो फिर वो खुला कैसे था? अचानक मुझे बहुत ही अजीब महसूस होने लगा और मैं धीरे धीरे अपनी गाड़ी से दूर जाने लगा। हालांकि उसकी खिड़कियों पर फिल्म जड़ी हुई थी, लेकिन जैसे ही मेरा शक यकीन में बदला, मैं घबराने लगा। गाड़ी के अंदर कोई था जो हिल रहा था। 2 लोगों की परछाई मुझे हिलती हुई नजर आ रही थी। बेचैन, और उन लोगों को भी अंदाजा हो गया था कि मैंने उन्हें देख लिया है। मैं उन लोगों के रचे हुए सर्कस से दूर रोड की तरफ भागने लगा, और अपनी गाड़ी से भी। यहाँ से सबसे पहले शहर कितनी दूरी पर होगा? 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जल्द से जल्द इस जगह से दूर होना था। अचानक मेरे पीछे से कुछ लाइट्स चमकने लगी और एक गाड़ी पूरी तेजी से मेरी तरफ आने लगी। वो मेरी ही गाड़ी थी। मैं उसके रास्ते से हटकर सड़क के किनारे जा गिरा और उस गाड़ी के नीचे आने से बच गया। अभी की अभी रुक जाओ, मेरे पास इस कैमरा में सब कुछ कैद है।
क्योंकि वो पहली बारी में मुझे मारने में असफल रहे, इसलिए उन्होंने गाड़ी को एक बार फिर मेरी तरफ घुमाया और उसे मेरे ऊपर चढ़ाने की कोशिश की। इस बार मैं उससे बचकर रास्ते से हट नहीं पाया और मेरे पैर पर चोट लग गई। इस वजह से मैं एक ढलान की तरफ जा गिरा और फिर जंगल के बीच पहुंच गया। दर्द होने के बावजूद मैंने शहर की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन मुझे अपने पीछे किसी के पैरों की आवाज आती सुनाई दी। मैं एक पेड़ के पीछे छुप गया और प्रार्थना करने लगा कि कोई मुझे ढूंढ ना पाए। मैंने डर के मारे ये तक नहीं देखा कि वो किसके पैरों की आवाज थी। शायद वो कोई अच्छे लोग थे, शायद शहर में रहने वाले कुछ लोग, या फिर वो लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाकर मुझे मारने की कोशिश की थी। मैं ये पता नहीं लगाना चाहता था। मैंने बस अपनी आंखें बंद की और रोने लगा। मैं बस प्रार्थना करता रहा कि कोई मुझे ढूंढ ना पाए। कुछ मिनटों बाद, जो घंटों जैसे लग रहे थे, पैरों की आवाज आनी बंद हो गई। मैं लड़खड़ाते हुए एक गांव में पहुंचा और तब मुझे एहसास हुआ कि उस बुरे सपने का अंत हो गया है। बच्चे, मैं इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता, यह कूड़े के ढेर के बराबर है। क्या बकवास है ये किम है, कसम से। तुम्हारा बलिदान मेरे लिए बेकार है बच्चे। क्या तुम्हारे पास उसके शक्ल वाली कोई तस्वीर है? लेकिन उसने अपना मुंह ढका हुआ था। तो फिर ये तस्वीरें बिल्कुल बेकार हैं। हे, इन तस्वीरों को लाने में मेरी जान जाने वाली थी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा करने की? तुम एक धोखेबाज हो। निकल जाओ यहाँ से और दोबारा कभी वापस मत आना। क्या? सिक्योरिटी! और बिना मेरी एक भी बात और सुने उन्होंने मुझे वहां से बाहर फेंक दिया। मेरे पास उन तस्वीरों की कॉपी थी। मैं उन्हें लेकर बहुत से अखबारों और मैगजीन वालों के पास गया, लेकिन उन सब ने मुझे मना कर दिया। कुछ ने तो मेरे लिए दरवाजा तक नहीं खोला। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे ही इंतजार कर रहे थे, जैसे वो जानते थे कि मैं आने वाला हूँ। उस दिन के बाद से उन्होंने ना मेरी कोई भी तस्वीर को स्वीकार किया, उन्होंने मेरे ऊपर कांटा भी मार दिया। क्या ये सब लोग भी इस रिवाज में शामिल थे? मुझे कभी पता नहीं चलेगा। मैं एक बात अच्छे से जानता था कि मेरे पेपराजी का करियर खत्म हो गया था। उस दिन के बाद मुझे अपने फेम का ख्वाब भूलना पड़ा और एक बेकरी में काम करना और सिर्फ सीनरी की तस्वीरें खींचना स्वीकार करना पड़ा। आप चाहें इसे कर्मा कहें या फिर बुरी किस्मत, लेकिन उस दिन जान बचने के बावजूद मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। एक जमाने में मैं स्टॉकर था। हाँ, आपने ठीक सुना। मैं अपने स्कूल की एक लड़की माइली का पीछा किया करता था। उसका चेहरा बहुत ही खूबसूरत था और उससे भी ज्यादा खूबसूरत थी उसकी मुस्कान। मैं उसे बताना चाहता था कि मैं उसे कितना पसंद करता था, लेकिन मुझे कभी मौका नहीं मिला। सच कहूं तो मैं स्कूल में ज्यादा मशहूर नहीं था। मैं उन लड़कों में से था जैसे गलती से कोई लड़की देखती होगी, खासकर खूबसूरत लड़की। और माइली किसी अप्सरा के जैसे थी। उसके चमकदार सुनहरे बाल, गुलाबी होंठ, हर चीज मुझे दीवाना बना देती थी। मैं स्पेनिश की क्लास कभी भी मिस नहीं करता था, क्योंकि उसमें माइली मेरे आगे बैठती थी। जहां सब बच्चे टीचर पर ध्यान देते थे, वहीं मैं उसके सुंदर बालों पर। अब तो मुझे याद भी नहीं कि जाने कितनी बार मैंने आगे झुककर उसके बालों को महसूस किया है। वो ग्रीन एप्पल शैम्पू को इस्तेमाल किया करती थी, जो मुझे जन्नत जैसा महसूस करवाता था। लेकिन किसी का इस तरह पीछे करने पर कभी कभी भुगतना भी पड़ता है। पकड़े जाने की संभावना हमेशा रहती है। तो एक बार जब मैं उसके बालों को सूंघ रहा था, तो मुझे छींक आ गई और मैंने उसके कंधे पर छींक दिया और वो सब बाहर निकला, जिसका मैं जिक्र नहीं करना चाहूंगा। क्या बकवास है ट्रेवर। मुझे माफ कर दो माइली, मैं नहीं। तुम बहुत ही घटिया हो। क्लास के बच्चे हंसने लगे और माइली भागते हुए वॉशरूम चली गई। उस दिन के बाद उसके जैसी खूबसूरत लड़की के पास एक बार जाने का मौका भी खत्म हो गया, लेकिन फिर भी मैं उसे अपने ख्यालों से हटा ही नहीं पा रहा था। स्कूल के बाद मैं चुपके से उसके घर तक पीछा करता और कभी कभी तो उसके घर के बाहर लगे पेड़ पर चढ़कर उसे खिड़की से कपड़े बदलते हुए भी देखता था। हाँ, मैं जानता हूं कि मैं बहुत ही घटिया हूं, लेकिन मेरे अंदर कुछ तो था उसके लिए जो मुझे यह सब करने पर मजबूर कर देता था। उसके लिए ऐसा तड़पना जैसे डूबता हुआ आदमी सांस लेने के लिए तड़पता है। हमारे स्कूल का प्रॉम आने वाला था और मैं हॉलवे में खड़ा होकर माइली को अपनी सहेलियों के साथ हंसते हुए देख रहा था, जब हमारे स्कूल के फुटबॉल कैप्टन बॉब ने माइली को प्रॉम पर उसके साथ जाने के लिए पूछा, लेकिन उसने मना कर दिया। बॉब ये बात सुनकर बहुत गुस्सा हो गया। क्या तुम मुझे मना कर रही हो? मुझे? हाँ बॉब। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारा नाम नहीं पसंद। तुम बहुत ही घटिया हो और बेवकूफ भी। बॉब ने उसे बेइज्जत किया और वहां से चला गया, लेकिन वो बचा नहीं। उसे अपनी उस गलती की सजा मिली। उस दिन के बाद से कोई भी उसे कभी नहीं मिल पाया। अगले दिन सुबह जब वो दौड़ लगाने के लिए निकला, तो मैंने उसका गला दबाकर उसे मार डाला।
मैंने उसकी गर्दन पर एक बड़ा पत्थर बांधा और उसे तालाब में फेंक दिया ताकि कोई उसकी लाश ढूंढ ना पाए। और मेरी किस्मत अच्छी थी, वो कभी किसी को नहीं मिला। उस दिन मुझे पता चल गया कि जो भी माइली को परेशान करेगा मैं उसके साथ क्या कर सकता हूँ, और इसी तरह मुझे किम कार्दाशियन से नफरत होने लगी। मैं आपको बताता हूँ, माइली को उसके बेकार और नकली खूबसूरती से आकर्षण हो गया था। वो खुद को किम जैसा दिखाने के पीछे इतनी पागल हो गई थी कि उसने अपने साथ बहुत अजीब अजीब चीजें कर दी। उसने बहुत ज्यादा चॉकलेट खाना शुरू कर दिया ताकि वो मोटी हो जाए और किम जैसी दिखने लगे। उसका पागलपन वहां खत्म नहीं हुआ, उसने अपने होठों में वेजिटेबल ऑयल भी इंजेक्ट करवा लिया ताकि वो किम कार्दाशियन की तरह बड़े दिखने लगे। जाहिर है कि वैसा नहीं हुआ जैसे उसने सोचा था। धीरे धीरे उसके होंठ सूजने लगे और ऑयल के रिएक्शन की वजह से उसके गाल भी सड़ने लगे। एक दोपहर को जब हम कैफेटेरिया में बैठकर खाना खा रहे थे तो माइली खाते खाते चिल्लाने लगी। जैसे ही हम सब उसे देखने के लिए मुड़े तो हमने एक भयानक मंजर देखा। उसके सूजे हुए होंठ से कीड़े कूदकर गिरने लगे और वह दर्द में चिल्ला रही थी। प्रिंसिपल ने एम्बुलेंस बुलवाई जो उसे हॉस्पिटल ले गई। उसके पेरेंट्स को भी इस हादसे के बारे में बता दिया गया। डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि माइली का पूरा जबड़ा निकालना पड़ेगा, नहीं तो वो स्किन कैंसर से मर जाएगी। मेरी प्यारी मासूम माइली ने अपना खूबसूरत चेहरा खो दिया। उस दिन मैंने फैसला किया कि जिसने उसे इतना दुख दिया है उसे मैं खत्म कर दूंगा, चाहे कोई मुझे पागल कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने किम कार्दाशियन के बारे में सारी जानकारी निकालनी शुरू कर दी। मेरे एक अंकल पेरिस में रहते थे और एक बार मैं अपनी मॉम के साथ उन्हें मिलने उनके घर गया। आप इसे मेरी किस्मत और किम की बदकिस्मती कह सकते हैं। मुझे पता चला कि किम भी अपने पति केन वेस्ट के साथ उस शहर में आने वाली है। मैं इस मौके को खोना नहीं चाहता था। मैं सुबह उठा, भीड़ में आए सभी लोगों की तरह तैयार हुआ और उस जगह उसका इंतजार करने लगा जहां वो आने वाले थे। वहां पर मीडिया और उसके बहुत से फैंस थे, इसलिए उनमें छुपना मेरे लिए आसान हो गया था। जैसे ही मैंने उसकी गाड़ी आते हुए देखी, मैंने खुद को तैयार कर लिया। उसने मेरी इतनी सुंदर माइली को खराब कर दिया, मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। जैसे उसकी गाड़ी भीड़ के बीचों बीच आकर रुक गई, मैं उसकी खिड़की की तरफ आकर खड़ा हो गया। पहले उसका पति बाहर निकला और फिर वो। जैसे ही वो बाहर आई, मैं उससे सबक सिखाने आगे बढ़ा, लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ होने के कारण धक्का मुक्की में मैं सिर्फ उसके पैर पकड़ पाया और वो चिल्लाने लगी। उसके बॉडीगार्ड बीच में आ गई और मैं जमीन पर गिर गया। लोग मुझे ऐसा मारने लगे जैसे मैं कोई कीड़ा हूं। मुझे बहुत मार पड़ी, लेकिन मैंने किसी तरह खुद को उस भीड़ से निकाला और टूटी फूटी हालत में घर पहुंचा। जब मैं घर लौटा तो मेरी मॉम और मेरे अंकल मुझे इतनी चोट के साथ देखकर घबरा गए। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ और जिंदगी में पहली बार मैंने माइली के बारे में बताया। मैंने उन्हें बताया कि मैं उसे कितना प्यार करता हूं और किसी बेवकूफ लड़की की भावनाओं में आकर उसने अपना यह हाल कर लिया था। मुझे याद है उस दिन मैं रात को बहुत रोया। जब हम घर वापस आए तो मेरी मॉम माइली से मिलने गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो उसे बता देंगी कि मैंने क्या करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने बता दिया। मैं एक दिन अपने घर के आंगन में बैठा था जब मैंने माइली को हमारे घर के दरवाजे से अंदर आते देखा। उसका चेहरा बदल गया था, लेकिन मेरे लिए वो अब भी सुंदर थी। उसे देखकर मैं चौंकते हुए उठ गया। वो मेरे पास आई और मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे। क्या तुम पागल हो ट्रेवर? हमेशा से तुम्हारे लिए, मैंने कहा। वो रोने लगी और मैंने उसे अपनी बाहों में ले लिया। हमारी शादी को अब 3 साल हो चुके हैं। अब मैं किम से नाराज नहीं हूं, जैसे कि आप जानते हैं, इसलिए मैंने अपनी कहानी के बारे में बताने का फैसला किया। मैं माइली का पीछा करने के लिए गलत था और किम को चोट पहुंचाने के लिए भी, लेकिन मैं खुश हूं कि आखिर में सब कुछ मेरे हिसाब से ही हुआ। भले ही आप लोग मुझे पागल कहें, लेकिन कहीं ना कहीं मैं किम को धन्यवाद कहना चाहता हूं। उसी की वजह से मेरे प्यार ने मुझे समझा और उसके लिए मेरे अंदर कितना प्यार है उसे इस बात का पता चला। जब हम सड़क पर चलते हैं तो लोग उसे ऐसे देखते हैं जैसे वो कोई राक्षस हो। मैं इस बात को मानता हूं कि वो बिना जबड़े के अलग लगती है, लेकिन मेरे लिए वो हमेशा ही दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की रहेगी और अब वो मेरी है।